मेरे आदरणीय मित्रों, नमस्कार। बातें जरा हटके के इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो एपिसोड में राजनीति विज्ञान से संबंधित टॉपिक समानता के ऊपर बात करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से जो पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान से संबंधित जो छात्र छात्राएं हैं उनको इससे बहुत ही लाभ होने वाला है। समानता विषय बहुत ही पॉपुलर विषय है, इक्वलिटी विषय। आप भारतीय संविधान पॉलिटी पढ़ेंगे, वहाँ भी आप समानता प्रस्तावना के तहत समानता को जानते हैं। इस वीडियो के माध्यम से जो पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान जो यूजीसी नेट के तहत जो एग्ज़ाम कराई जाती है, पेपर जो कराई जाती है राजनीति विज्ञान अंतर्राष्ट्रीय संबंध, वहाँ उससे संबंधित आपको बहुत ही लाभ होने वाला। जो पॉलिटिकल साइंस से ऑप्शनल विषय रखते हैं, जैसे यूपीएससी द्वारा जो एग्ज़ाम कराई जाती है उसके बाद उसमें जो ऑप्शनल विषय रखा जाते हैं, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 में आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। उसी के साथ जो विभिन्न स्टेट पीएससी एग्ज़ाम है, जो विभिन्न राज्य द्वारा सिविल सेवा परीक्षा कंडक्ट कराई जाती है, उसमें जो आप ऑप्शनल विषय पॉलिटिकल साइंस रखेंगे, उसमें जो जनरल पेपर होते हैं, जीएस के पेपर होते हैं, उसमें आपको बहुत ही फ़ायदा पहुंचने वाला है। अब जैसे यूपीएससी के जो मेंस के जो पेपर जीएस पेपर 2 में है, उसमें आपको पॉलिटी से संबंधित आता है, तो वहाँ पर आपको समानता विषय से संबंधित टॉपिक आ जाता है। इसी को संज्ञान में रखकर हिंदी माध्यम से इस वीडियो एपिसोड को मैं बना रहा हूं। तो आइए इस पर हम बात करते हैं। विशेष रूप से ये पॉलिटिकल साइंस जो यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं उनके लिए है, साथ ही जो ऑप्शनल विषय तैयारी करते हैं उसके लिए भी वो फायदायक है। साथ ही जो 12वीं क्लास में जो है राजनीति विज्ञान से संबंधित विषय, उससे उनमें बहुत ही फ़ायदा होगा। उसके साथ जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स से और जो एमए कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस से मास्टर डिग्री कर रहे हैं, उनको भी इसमें बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं, समानता विषय को देखते हैं। ये अध्याय 1 है। इससे पहले मैं आपको प्रथम जो अध्याय टॉपिक 1 है वो स्वतंत्रता क्या है, उससे संबंधित मैंने आपको सारे उसके जो कंटेंट हैं उसको मैं आप डिस्कस कर चुका हूँ। तो आइए आगे बात करते हैं। देखिए, उदारवादी जो है, उदारवादियों के अनुसार, उदारवादी जो होते हैं, जो आइडियलिज्म होते हैं, उनके अनुसार क्या है, समानता वैधानिक होती है। समानता जो इक्वलिटी क्या होती है वो लॉ के आधारित है, वैधानिक होती है, अर्थात व्यक्ति कानून व नियमों के समक्ष समान माने जाते हैं। व्यक्ति जो है कानून और नियमों के समक्ष क्या है, उनके समक्ष क्या है, बराबर समान माने जाते हैं। आगे हम बात करते हैं लॉक के अनुसार जो है, लॉक कहते हैं कि प्रकृति ने सभी मनुष्य को, प्रकृति ने क्या कहते हैं, प्रकृति ने सभी मनुष्य को समान व स्वतंत्र पैदा किया है। कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता तथा संपत्ति को क्षति नहीं पहुंचा सकती। कोई व्यक्ति जो है वो किसी व्यक्ति के जो उनकी किसी व्यक्ति के जीवन और स्वास्थ्य हेल्दी है, स्वतंत्रता है, उस व्यक्ति उसको या उनकी कोई किसी व्यक्ति की संपत्ति है तो उसे क्या है, वो उसे क्षति नहीं पहुंचा सकती है। ये लॉक के अनुसार कहते हैं। आगे अमेरिका का जो स्वतंत्रता संग्राम होता है, अब आपको मालूम है अमेरिका भी एक समय में आपको क्या बोलते हैं, गुलाम था। और जब अमेरिका के स्वतंत्रता के लिए जो आंदोलन हुआ तो उस आंदोलन के जो घोषणा पत्र होता था, उस घोषणा पत्र के अनुसार कहा गया कि जो लोग सभी लोग क्या है, जन्म से समान है और निर्माता ने सभी मनुष्य को क्या है, समान अधिकार दे। इसलिए अगर अमेरिका आज़ाद हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है, तो सभी लोगों को क्या दिया जाएगा, स्वतंत्र अधिकार दी जाएगा। आप बोलेंगे, आप पूछ सकते हैं कि सर ये घोषणा पत्र क्या हुआ। जैसे आप देखिए, अब हम लोग क्या है, भारत से बिलोंग करते हैं, तो भारत में क्या होता है, देखिए लोकसभा का चुनाव होता है या विभिन्न राज्य में विधानसभा का चुनाव होता है। जब चुनाव होता है तो जो भी पॉलिटिकल पार्टी जो होती हैं, जो चुनाव से पहले अपनी घोषणा पत्र जारी करता है कि मैं इस क्षेत्र में आपको साथ काम करूँ, बेरोजगारी के क्षेत्र में ऊपर काम करूंगा, एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में काम करूंगा, भ्रष्टाचार के ऊपर काम करूंगा, विकास बहुत ही होगा, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र पर काम करूंगा। तो क्या होता है, विभिन्न जो लीडर होते हैं, राजनीतिक पार्टी जो होते हैं, पॉलिटिकल जो पार्टी होती है, वो क्या करते हैं, अपनी घोषणा पत्र डाल देता है। तो आगे हम बात करते हैं
इसी में तो अमेरिका के घोषणा पत्र में यही दिया गया कि मनुष्य क्या है, स्वतंत्र पैदा हुआ है, इसलिए हम भारत अमेरिका जब आज़ाद हो जाएगा तो सभी मनुष्य को क्या होगा, समानता के समान अधिकार दिए। इसलिए आपको सब अमेरिका के प्रथम ऐसे लिखित संविधान जो क्या है, सभी आदमी को लिख कर दिया गया कि वो सब समानता और सभी को मौलिक अधिकार दिए। कौन सा मौलिक अधिकार? जो प्रकृति द्वारा सभी को समान रूप से दी गई है। आगे हम बात करते हैं कि 1789 में इसी प्रकार क्या होता है, फ्रांसीसी क्रांति होता है। और फ्रांसीसी क्रांति जो घोषणा पत्र है उसमें भी यही बात की गई है कि जो मर्यादा और अधिकार है वो सभी मनुष्य को क्या है, जन्म से स्वतंत्र और समान प्राप्त है। और इस बात पर क्या होगा, फ्रांस की क्रांति घोषणा पत्र थी और सभी को ये अधिकार दी गई थी आज़ाद जब हुआ। तो आगे हम बात करते हैं कि मार्क्सवादी क्या है, ये जो फ्रांस की क्रांति या अमेरिका क्रांति या उदारवादी है उनके इनका विपरीत समानता के ऊपर बात करती है। मार्क्सवादी जो है वो फ्रांस की क्रांति या अमेरिकी क्रांति के तहत जो अधिकार दी गई है, समानता की बात की गई, या जो उदारवादियों ने अधिकार यानी लॉ के माध्यम से जो उदारवादी समानता की बात ऊपर बात करती है, ये उनसे क्या है, अलग बात करती है। वो अलग इसलिए बात करते हैं क्योंकि मार्क्सवादी कहते हैं कि स्वतंत्रता, समानता या जो है वो क्या है, समाजवादियों, ठीक है ना, ये समाजवादी है, मार्क्सवादी का ही रूप है एक समाजवादी। वो बोलते हैं जो वास्तविक है, जो तत्कालिक है, रियलिज्म है, जो रियलिज्म है, जो वास्तविक में जो समानता है उस पर बल दिया जाना चाहिए। आप बोलेंगे सर ये वास्तविक या तात्विक समानता क्या हुआ? तो देखिए तात्विक या वास्तविक समानता का मतलब ये हो गया कि सभी को क्या है, समान रोजगार मिलना चाहिए, सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए, सभी को संपत्ति का अधिकार मिलना चाहिए और सभी में क्या है, सब में समान रूप से इक्वल रूप से क्या हो, वितरण होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। एवं क्या है, सभी पर अधिकार जो होना चाहिए वो राज का होना चाहिए। तो आप बोल सकते हैं सर इससे पहले भी तो आप यही बोल रहे हैं कि सभी को रोजगार मिले, अधिकार मिले, संपत्ति का अधिकार मिले। लेकिन देखिए उससे पहले मैं जो आपको जो बात बोल रहा हूँ उसमें थोड़ा अंतर है, डिफरेंट है। अब वो डिफरेंट क्या है, वो डिफरेंट के ऊपर मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ। वो डिफरेंट ये है कि ऊपर में जो भी बात है उसमें क्या है, अधिकार किसी को ज़्यादा मिल गया है, किसी को कम अधिकार, किसी को राजनीतिक अधिकार मिले, किसी को संपत्ति का अधिकार मिला, उच्च नीच का वहाँ पर क्लास का वहाँ विभेद हो गया। लेकिन यहाँ पर मार्क्सवादी और जो समाजवादी बोलते हैं वो बोलते हैं कि नहीं, जो संपत्ति है सभी में समान रूप से बंटवारा होना चाहिए, संपत्ति में कोई ज़्यादा अमीर न हो ना कोई गरीब हो, अधिकार हो सभी के बराबर अधिकार, जो राष्ट्रपति का अधिकार हो आम आदमी का भी अधिकार हो। इस प्रकार से क्या हुआ, राज पर सभी का नियंत्रण हो। तो ये इस पर मार्क्सवादी के ये है विचार। आगे हम बात करते हैं समानता की संकल्पना। समानता की संकल्पना के ऊपर बात की कि समानता की जो संकल्पना है वो आधुनिक युग की देन है। जो समानता की संकल्पना वो क्या है, आधुनिक युग की देन है। तो ये आधुनिक युग की देन है, तो आप इसमें बोल सकते हैं कि मॉडर्न युग का देन है समानता जो पहले थी प्राचीन काल मध्यकाल में जो समानता थी उस बात में, लेकिन ये समानता जो बात आई है वो आधुनिक युग में आई है। जब लोगों में ज्ञान हुआ, विवेक बढ़ी, बुद्धि हुई, ठीक है ना, तब उन्होंने क्या किया कि समानता के ऊपर बात कहा जाला। आधुनिक युग की जो समानता की संकल्पना का जो केंद्रीय बिंदु जो बनाया वो रूसो ने बनाया। कौन बनाया? रूसो बना। आधुनिक युग में समानता की जो संकल्पना को केंद्रीय बनाने का श्रेय किसे जाता है? रूसो को जाता है। किसे जाता है? रूसो को जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो यूजीसी नेट के एग्जाम देने जाते हैं वो उनसे हमेशा पूछी जाती है, क्योंकि यूजीसी नेट क्या है, ऑब्जेक्टिव लेवल का एग्जाम कराते हैं, तो ऑब्जेक्टिव लेवल में पूछ दी जाती है, ठीक है, और पूछ दी जाती है कि जो संकल्पना है, समानता की जो संकल्पना का केंद्रीय बिंदु या से कौन बनाया, तो वो है रूसो बनाया। आगे हम बात करते हैं। आइए आप देखिए, हम स्वतंत्रता जो है उससे हम उसके आशय को समझना चाहते हैं कि स्वतंत्रता का आशय क्या, इसके अर्थ क्या निकलता है, इसके मीन्स क्या निकलते हैं, वो उस पर हम बात करते हैं। उसके ऊपर बात करें कि समानता जो है, समानता चाहिए से है, क्या है, चाहिए से रिलेटेड है या संबंधित है। समानता चाहिए से संबंधित संकल्पना है कि आप किसी को समान रूप से सब कुछ दे। चाहिए का मतलब क्या हुआ कि कोई भी चीज़, संपत्ति हो, रोजगार हो, शिक्षा हो, समानता हो, अधिकार हो, ठीक है ना, कहीं आने जाने को, तो क्या हो, सभी को चाहिए। क्या चाहिए? घूमने फिरने का, संपत्ति का अधिकार। तो ये चाहिए से क्या होगा, समानता की बात आती है, इक्वलिटी की बात आती है। अब है कि तथ्यात्मक रूप से जो संविधान में कह दिया गया कि सभी को समानता मिलेगा, छुआछूत से सभी को छुटकारा मिलेगा, सभी को वोटिंग अधिकार मिलेगा, सभी को कहीं जाने अधिकार मिले, सभी को अपनी स्वतंत्रता। लेकिन क्या ये तथ्यात्मक रूप से तो संविधान में बता देंगे सैद्धांतिक रूप, लेकिन व्यवहार में क्या ये समानता देखने को नहीं मिलती है। तो ये बोलते हैं जो समानता का जो आशय है, ये बोलते हैं जो तथ्यात्मक रूप है
जो है उस पर नहीं होना चाहिए। ये होना चाहिए चाहिए के रूप में होना चाहिए, सभी को बराबर होना चाहिए कि हम कह दिए, संविधान में लिख दिया गया, लेकिन वो धरातल रूप पर बेसिक लेवल पर वो उपलब्ध नहीं है। तो इसलिए उस समानता को हम मान्य दे, लोग जो समानता को तथ्यात्मक रूप से क्या होना नहीं होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं समानता का अर्थ क्या है। समाज में विशेषाधिकार एवं विषमताओं जो होते हैं उसको समाप्त कर देना चाहिए, करना है। मतलब समाज में किसी को, किसी कास्ट को क्या है, किसी क्लास को क्या है ज़्यादा अधिकार है, विशेषाधिकार है, लेकिन किसी को कम विशेषाधिकार है। तो ये दोनों जो विषमता है, दोनों में क्या है, ये दोनों का अंत हो जाना चाहिए। आगे हम बात करते हैं अतः समानता का अर्थ क्या है, विभेदों का अंत है। जो समानता का अर्थ में हम निकालें, मीन्स निकालेंगे, जो मीन्स ऑफ इक्वलिटी को जो हम निकालेंगे तो क्या है, डिफरेंट, यानी कि जो भेद है, विभेद है, जो उसे क्या करना है, अंत कर देना। आई होप आप इसे समझ रहे होंगे। आगे हम बात करते हैं, परंतु समानता का आशय, इसी के साथ एक बात और आ जाता है कि जो समानता का आशय है वो प्रत्येक प्रकार के विभेदों की समाप्ति से नहीं है। प्रत्येक प्रकार से विभेदों क्या है, समान सही समाप्ति की बात नहीं कर रहा है। इसमें यह कर रहा है कि जो अतार्किक है, जो अरिलीज है, ठीक है ना, जिसका अव्यवहारिक रूप है, जो व्यवहार में उसका कोई उपयोग नहीं है। जैसे आप मालूम है कि समानता का मतलब कोई विधवा विवाह का आप जानते होंगे, तब क्या है विधवा विवाह, पहले आप देखते सती प्रथा आप देखते होंगे। तो सती प्रथा में क्या हो रहा था, किसी के पति अगर मर गया तो पत्नी क्या होती है, वो आप खुद आत्मदाह कर लेती थी। तो क्या ये समानता अतार्किक हुआ ना। तो ये जो विभेद है, इस विभेद को क्या करना था, समाप्त करना था। छुआछूत है, किसी के पहले जाति व्यवस्था थी, छुआछूत हो गया। आप ऑनर मालिक की बात हो जाती थी, गरीब नीच की जो बात ही होती थी, ये सब बात जो यहाँ पर जो अतार्किक बात आ जाती है उसमें क्या है, बात है किसी को शिक्षा, गरीब अमीर आदमी शिक्षा ले सकता है लेकिन गरीब के बच्चा शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकता। जो अतार्किक विभेद है इसको क्या करना है, इसको समाप्ति करके समानता की बात कही गई। इस अतार्किक विभेद में देखिए आशय क्या है, लिंग, जो लिंग पर है, स्त्री पुरुष है, पुरुष क्या है कि सभी काम कर सकेगा, महिला घर में रहेगी। तो ये बात है जाति ऊपर बात हो रहा है, धर्म के अनुसार सभी के विभेद किया जाता है। तो ये जो अतार्किक रूप से जो विभेद करने की बात थी, इस पर क्या करना, इसको समाप्त करना। अगर ये समाप्त हो गई तो क्या है, समानता खुद भी खुद आ जाएगी। अतः समानता का अर्थ उन विषमताओं को दूर करना है जो समाज द्वारा निर्मित हैं, बल्कि न कि प्राकृतिक विषमताओं का, मतलब जो समाज द्वारा निर्मित विषमता है उसको अंत करना है, न कि जो प्रकृति द्वारा जो निर्मित है उसको अंत करना है। आई होप आप इसे समझ रहे होंगे। आगे हम बात करते हैं समानता का आशय, किसके ऊपर बात करते हैं, समानता का आशय के ऊपर बात करें। सभी के साथ समान व्यवहार नहीं होता है, समानता का जो आशय होता है सभी के साथ समान व्यवहार नहीं होता, लेकिन जो एक है जो अतार्किक है, अतार्किक रूप से जो व्यवहार की जाए तो उसको समाप्त होना चाहिए, वो समाप्त हो। और जो प्राकृतिक रूप से सभी को समान अधिकार मिला है, सभी को धूप क्या है, धूप सभी को समान देता है, जो आप क्या प्राकृतिक हवा सभी को समान रूप से दी जाती है, भूमि सभी को, जन्म सभी एक ही प्रकार से होते हैं, माँ के कोख से ही जन्म होते हैं, सभी एक ही कोख से, सभी अन्न ही खाते हैं, कुछ नहीं, किसी के शरीर को आप काट वहाँ से बलद ही निकलेंगे, बल्कि दूसरा कुछ नहीं निकलेंगे। तो इस प्रकार से जो है समानता का आशय जो है वो सभी रूप से समान तो नहीं हो सकता, लेकिन आपको जो अतार्किक रूप से जो व्यवहारिक होता है उसको क्या करना, अंत करना, और उसमें समानता लानी है। समानता का आशय समान लोगों के साथ समान व्यवहार करना एवं असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार करना समानता की बात हो जाती है। अतः समानता का समकालीन युग में सबसे सटीक अर्थ अवसर की समानता है, अवसर की समानता है। मतलब क्या है, आप जो भारत के संविधान की प्रस्तावना आप पढ़ेंगे तो वहाँ के अवसर की समानता के ऊपर बात करते हैं। मतलब इसीलिए ऊपर बात उसमें लिखा गया है कि जो समकालीन युग है, जो अभी इक्वल के जो प्रेजेंट के युग जो एरा है, उसमें क्या है, समानता का हम इक्वलिटी का अगर समान अर्थ निकालेंगे, सबसे सटीक अर्थ निकालेंगे, उसमें यह है कि सभी को, अगर किसी को कोई भी यूजीसी नेट का एग्जाम निकला तो उसमें सभी को एग्जाम दे, अवसर के सभी फॉर्म भरेंगे, सब अपना एग्जाम देंगे, जो पास होगा। यूपीएससी द्वारा जो एग्ज़ाम निकाली जाती है उसमें सभी अपना फॉर्म भरेंगे, सभी अपना पीटी की एग्ज़ाम देंगे, पीटी क्वालिफाई करते हैं, मेंस देंगे, सब इंटरव्यू देंगे, सब ज्वाइन कर। बिहार लोकसभा आयोग द्वारा जो एग्ज़ाम निकल सब, तो मतलब अब या विधायक का चुनाव हो रहा है या लोकसभा का चुनाव हो रहा है, सांसद का चुनाव, उसमें सभी क्या समान रूप से अवसर की अपनी भागीदारी लेंगे। उसमें सभी को क्या है, अपनी अपनी किस्मत की बात है, जो अपना जीते। तो ये क्या है, अवसर की समानता, जो भी अवसर है उसमें सभी को समानता, इक्वलिटी रूप से क्या देना है, अधिकार देना है, सभी को अवसर देना है। इसी के साथ हम आगे बात करें लास्की के अनुसार। लास्की कहते हैं समाज में कोई व्यक्ति इतना ऊंचा ना हो पाए कि पड़ोसी अपनी नागरिकता और स्थिति को स्वतः क्या है, हीन समझने लगे। मतलब हमारे पड़ोसी इतना अमीर ना हो जाए, इतनी अच्छी ना हो जाए कि हम उनसे क्या हो, अपने आप को नीची समझने लगे, या जो
जो आम नागरिक है वो क्या है, अपने आप को हीन न समझे, इस प्रकार से बात की जा रही। लास्की कहते हैं समानता इस प्रकार, मतलब आप विकास कीजिए, बराबर होइए, आगे बढ़िए, लेकिन अपने पड़ोसी वाला जो है उसको भी बराबर का दर्जा दीजिए, जो आपके सामने वो हीन न समझे। आगे हम बात करते हैं विभिन्न विचारक जो है, जो बहुत सारा थॉट जो है उनके अनुसार क्या है समानता की संकल्पना क्या है, उस पर बात कर। देखिए 20वीं शताब्दी में जो है समानता के सबसे बड़े समर्थक R.H. टॉनी थे। R.H. टॉनी थे, मतलब 20वीं शताब्दी के सबसे बड़े समानता के समर्थक कौन थे? R.H. टॉनी थे। बहुत ही महत्वपूर्ण, बार बार ये पूछी जाती है, आप जो प्रीवियस इसके प्रश्न देखेंगे यूजीसी नेट के तो वहाँ पर इसे पूछा जाती है। अगर आप समानता को बहुत ही अच्छा समझना चाहते हैं तो इससे पहले मैं एपिसोड 1 बना चुका हूँ, स्वतंत्रता क्या है, जो यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस संबंधित ही विषय है, तो उस पर आप उसे देख सकते हैं। अब ये क्या है, इंग्लैंड में जो असमानता थी जो धर्म के अनुसार फैली हुई थी, ठीक है, इन पर उनको बहुत सारा अपना क्या किए, ये अपना विचार दिए। इनकी क्या है जो R.H. टॉनी जो है, इनके बुक है इक्वालिटी जो 1931 में प्रकाशित हुआ था। इसके साथ ही अन्य प्रस्ताव बुक है जो आपको जाननी जरूरी नहीं है, लेकिन इसमें आपको एजुकेशन इज द सोशलिस्ट पॉलिसी है। तो सबसे बड़े समर्थक कौन थे 20वीं शताब्दी में? R.H. टॉनी। अगले हम विचारक के बारे में बात करते हैं, अगले विचारक हॉब्स है। अगले विचारक कौन? हॉब्स के लेखन के दौरान, जो हॉब्स जिस समय लिख रहे थे उनके लेखन द्वारा क्या इंग्लैंड में समानता की दो आंदोलन चल रहे थे। समानता क्या है, 2 आंदोलन चल रहे थे। 2 आंदोलन क्या था? 2 आंदोलन चल रहे थे, मतलब 2 भाग से आंदोलन चल रहे थे, एक पार्टी या दूसरी पार्टी। मतलब भारत में क्या है 2 पार्टियां मुक्त है, जैसे एक कांग्रेस एक बीजेपी, तो 2 है, दोनों अपनी राजनीति करती है। उसी प्रकार से क्या अपनी सत्ता के लिए राजनीति चलती है। तो उसी प्रकार जो हॉब्स के समय में क्या हुआ था, इंग्लैंड में दो आंदोलन चल रहे थे समानता के लिए, कि सभी को समानता। 2 आंदोलन कौन कौन आंदोलन थे? एक था क्या राजनीतिक रूप से सभी को समानता मिले, और एक दूसरा जो था वो आर्थिक रूप से समानता के समर्थक थे। तो एक लेबर पार्टी थे, ठीक है ना, लेबरर से एक डिगर्स थे, ठीक है ना। लेबरर जो थे राजनीतिक समानता के समर्थक थे, और डिगर जो थे आर्थिक समानता के समर्थक थे। इसमें जो आर्थिक समानता के जो प्रमुख नेता थे वो क्या थे? निस्टले थे। तो आई होप आप समझ गए कि हॉब्स के समय में इंग्लैंड में जो समानता की लड़ाई चल रहे थे उसमें दो आंदोलन थे, दोनों का अपने अपने आइडियोलॉजी से, दोनों अपने हिसाब से क्या करे समानता मांग रहे थे। एक क्या पॉलिटिकल राइट्स मांग रहे थे, इक्वलिटी मांग रहे थे, एक इकोनॉमिक्स इक्वलिटी मांग रहे थे। तो देखिए हम इसमें सब ज़रा आपको यही देंगे कि आर्थिक समानता हो, आर्थिक समानता अगर मिल जाती है तो आर्थिक हिसाब से आपको राजनीतिक समानता आराम से मिल जाएंगे, तो इस पर आप ज़्यादा फोकस देंगे। आगे हम बात करते हैं लॉक के विचारों में नैतिक समानता के ऊपर बात करें। लॉक के विचारों में क्या है? नैतिक समानता की संकल्पना अंतर्निहित है। लॉक बोलते हैं कि जो नैतिक है, नैतिक समानता आपको लिख प्राकृतिक स्वतंत्रता के ऊपर बात करती है, समानता के ऊपर बात करती है, स्वतंत्रता के ऊपर जो प्रकृति द्वारा समानता दी गई है उस पर ही क्या बोलते हैं? नैतिक समानता। लॉक ने स्पष्ट कहा कि प्राकृतिक अवस्था में सभी मनुष्य समान थे, इसलिए सभी व्यक्तियों को क्या है ईश्वर ने समान अधिकार दिया, इसलिए आपको क्या करना है वर्तमान भी सभी को समान अधिकार देना है। बेंथम ने, आगे हम बात करते हैं बेंथम, विभिन्न विचारक हम, बेंथम ने पहली बार राजनीतिक समानता क्या है सूत्र प्रस्तुत किया था, एक व्यक्ति एक मत। बेंथम ने क्या किया? राजनीतिक समानता का एक सूत्र प्रस्तुत किया जिसमें क्या है एक व्यक्ति एक मत। आज वर्तमान लोग जिस देश में जहां लोकतंत्र वहां क्या है प्रत्येक व्यक्ति एक व्यक्ति है एक वोट देते, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो राज्यपाल हो, चाहे सांसद हो, चाहे आम जन हो, ठीक है, एक लेबर क्लास हो या एक हाई क्लास हो, वो सभी क्या है बराबर एक व्यक्ति है तो एक मत देंगे। तो इसी प्रकार रूसो ने क्या किया? सर्वप्रथम राजनीतिक समानता के ऊपर बात की थी। आगे हम बात करते हैं समानता के आयाम के ऊपर बात करें। समानता क्या है? आयाम। समानता के आयाम के ऊपर बात करते। औपचारिक समानता या निरपेक्ष समानता, एक क्या है? औपचारिक समानता या निरपेक्ष समानता के ऊपर बात करते। देखिए शास्त्रीय जो कल्चरल उदारवादी जो होती है तथा नव उदारवादी विचारक इस समानता के समर्थक है। जो औपचारिक समानता है उसके अंदर उसके समर्थक कौन है? तो शास्त्रीय उदारवादी तथा नव उदारवादी क्या है? औपचारिक समानता के समर्थक है। आगे हम बात करते हैं औपचारिक समानता के ऊपर बात करते हैं। औपचारिक समानता के समर्थक हॉब्स, लॉक, बेंथम, मिल इत्यादि थे। औपचारिक समानता के समर्थक कौन है? हॉब्स, लॉक, बेंथम, जेस मिल इत्यादि प्रमुख विचारक क्या थे? औपचारिक समानता के विचार। औपचारिक समानता में निम्नलिखित प्रकार की क्या होती है? समानता को शामिल किया गया, इंक्लूड किया गया। जिस समानता के ऊपर हम बात करते हैं पहला है नैतिक समानता। नैतिक समानता आप समझ सकते हैं एथिकल जो इक्वलिटी है उसके ऊपर हम बात करें। समानता का आरंभिक विचार नैतिक समानता के रूप में ही आया। जो
प्राकृतिक समानता से संबंधित है। नैतिक समानता एक आदर्शवादी संकल्पना है। आदर्शवादी संकल्पना, नैतिक संकल्पना के एक आदर्शवादी संपन्न, मतलब जो अपने लिए आप अच्छे समझते हैं वो दूसरे के लिए भी क्या है, आप अच्छे समझिए, यही आदर्शवादी है। आगे हम बात करते हैं नैतिक समानता का आज से सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करना होना चाहिए, क्योंकि सभी व्यक्ति क्या ईश्वर की संतान है। ईश्वर ने सभी को समान अधिकार दिया है। हॉब्स लॉक द्वारा वर्णित प्राकृतिक अवस्था में नैतिक समानता विद्यमान होती है। इस पर बात के हॉब्स ने क्या, हॉब्स तथा लॉक के द्वारा जो वर्णित प्राकृतिक किताब है, उनके द्वारा जो वर्णित किताब है, ग्रंथ है, उनमें क्या है कि प्राकृतिक अवस्था में जो नैतिक समानता विद्यमान है उस पर बात की। आगे हम बात को औपचारिक समानता ऊपर हम दूसरी बात करते हैं वैधानिक समानता। वैधानिक समानता का आज से विधि के समक्ष क्या है, सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए, समानता मिलना चाहिए। जैसे आज भारतीय संविधान क्या है, सभी को, भारतीय संविधान के तहत क्या है, सभी को समान अधिकार मिले, इस क्या है, विधि है। सब भारतीय संविधान क्या है, विधि है, कानून है। कानून के समक्ष क्या है, सभी को समान, व्यक्ति समान होंगे। वैधानिक समानता के समर्थक थे लॉक, बेंथम, ऑस्टिन, जे स्मिथ इत्यादि विचारक क्या थे, वैधानिक समानता के समर्थक थे। आगे हम बात करते हैं औपचारिक समानता के ऊपर, तीसरी ऊपर बात करते हैं। तीसरा क्या है, सामाजिक समानता, यानी कि सोशल इक्वलिटी। समाज में जो धर्म होता है, रिलीज होता है, जाति होते हैं, कास्ट, लिंग जो होते हैं, जेंडर जो होते हैं, उसके आधार पर क्या है, जो विभेद होते हैं उस विभेद को समाप्त कर देना चाहिए, और उसके समाप्त हो जाएगा तो सभी को है सामाजिक समानता मिल जाएंगे। आगे बात, समाज में जो विशेषाधिकार और जो विषमताएं हैं उसको क्या अंत हो जाना चाहिए। अगर आप पढ़ेंगे किसी कहीं पर चौधरी है, ठाकुर है, ठीक है ना, इस प्रकार से जो बात होती है, तो जो विशेषाधिकार जो होता है उसके क्या अंत होने तथा अल्पसंख्यक के अधिकार की, जो अल्पसंख्यक है समाज में, जो अल्पसंख्यक है उसके अधिकार की रक्षा होना चाहिए, जिससे क्या होगा, सामाजिक समानता के ऊपर बात हो जाएगी। आगे हम बात करते हैं राजनीतिक समानता के ऊपर। राजनीतिक समानता के ऊपर बात करते हैं। देखिए राजनीतिक समानता क्या है, पॉलिटिकल इक्वलिटी क्या है, प्रत्येक व्यक्ति को राजनीतिक समानता में, जीवन में सहभागिता मिल जाए। आज क्या है, भारत में क्या सभी को राजनीतिक समानता मिली है। कोई भी व्यक्ति विधायक बन सकता है, लोकसभा सांसद बन सकते हैं, या मुखिया बन सकते हैं, या वार्ड परिषद के सदस्य बन सकते हैं, जिस पर अगर उनको सभी को क्या है, ये राजनीतिक समानता मिली गई है। इसी के साथ प्रत्येक व्यक्ति को समान मत देने का अधिकार मिला। बेंथम ने सर्वप्रथम एक व्यक्ति एक मत का क्या हुआ था, विचार दिए हुए थे। आगे हम बात करते हैं औपचारिक समानता के अंतर्गत जो पांचवी समानता की बात है वो क्या है, आर्थिक समानता है। आर्थिक समानता इसका ये क्या है, कल्याणकारी, वेलफेयर स्टेट की एक बात करती है। आर्थिक समानता के ऊपर जो बात हम करेंगे तो उसमें क्या है, वेलफेयर स्टेट जो होता है उसके तहत भारत के संविधान के जो आप आर्टिकल यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे, उसमें जो अनुच्छेद 40 है वो 40 का अनुसार बात किया है कि जो राज्य है वो कल्याणकारी काम करेंगे। अनुच्छेद इसमें 45 भी आ जाता है, तो ये कल्याणकारी राज्य के समर्थक हैं। समाजवादी विचारक की ये बात आ जाती है, मार्क्सवादी विचारक की बात यहाँ आ जाती है। तो आर्थिक समानता के अंदर क्या है, कल्याणकारी राज्य की बात की गई। न्यूनतम आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति, सभी को क्या है, रोटी, जीवन, शिक्षा जो है, घर के मकान की सभी का व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था होना चाहिए। व्यक्ति को काम का अधिकार प्रदान होना चाहिए। आर्थिक समानता के ऊपर बात होता है कि व्यक्ति को क्या होना चाहिए, काम का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। आगे हम बात करें तो औपचारिक समानता के अंतर्गत हम बात करें 6 नंबर प्रश्न के ऊपर बात करें, वो प्रश्न है लैंगिक समानता। पितृसत्तात्मक सत्ता की समाप्ति हो, ठीक है ना, निजी एवं सार्वजनिक जीवन में जो विभेद है उसका भी समाप्ति हो। महिलाओं के घरेलू कार्य की, जो महिला जो घर में कार्य करती है उसको स्वीकार करना। जो आप को मालूम है, जो भारत की जो इस बार, इससे पहले जो मानुषी छिल्लर जो मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड जो बनी, विश्व सुंदरी जो बनी हुई थी, उनसे ये सवाल की गया था कि सबसे ज़्यादा किसको मेहनत दी जाए, तो उन्होंने बोला कि घर में जो माँ है उनको मिलना चाहिए, घर की महिलाओं को मिलना चाहिए। तो क्या है, लैंगिक समानता तभी आ सकती है, जो माँ है वो तो अब भर दिन देखिए काम करते हैं, सभी के लिए खाना बनाना, सभी के लिए कपड़ा जो है वो करते हैं। तो महिला क्या है, जो घर में काम करते हैं उनका क्या महत्व देना चाहिए। ये तब क्या होंगे, हमारे लैंगिक समानता, जो जेंडर इक्वलिटी जो अंतर है उनमें बराबरी आएगी। ब्रिटेन के विचारक जो समाजवादी झुकाव रखते थे, ब्रिटेन के विचारक जो समाजवादी झुकाव रखते थे, उनमें रिचर्ड टॉनी, जॉर्ज ऑरवेल तथा रिचर्ड टिस्मस क्या थे, इनके प्रमुख थे विचारक, समाजवादी विचारक। इन्होंने क्या लैंगिक समानता के ऊपर बात की थी। आगे हम अवसर की समानता के ऊपर बात करते हैं। यह समानता का सर्व स्वीकृति आधुनिक रूप है, सभी, क्योंकि जो भी आप, इससे पहले मैं आपको अवसर की समानता के ऊपर बात कर ही लिया हूँ, तो इस पर मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा बात कर, फिर भी एक ब्रीफ में आपको बता देता हूँ कि जो भी आप गवर्नमेंट वैकेंसी निकलती है सब आम उच्च जो आप ऊपर उच्च क्लास के आदमी मनुष्य है वो भी भर सके, जो निम्न क्लास के वो भी भर सकते हैं। इसलिए अवसर की सभी को क्या है, समान रूप से समानता दी गई है। आगे हम बात करते हैं
अवसर की समानता की और विशेष बात करते हैं। अवसर की समानता का अभिप्राय समानों के साथ समान व्यवहार तथा असमानों के साथ असमान व्यवहार से है। अवसर की समानता का मूल अभिप्राय आरंभिक स्थिति या मूलभूत रूप में समानता लाना। प्रत्येक स्थिति में क्या है, नहीं होना चाहिए, प्रत्येक स्थिति में नहीं होगा, लेकिन सभी को क्या है समान। अगर आप प्रत्येक स्थिति में इसलिए नहीं होगा कि आपको कोई पद है, उस पद के अनुसार क्या है आपको समान अवसर मिलेगा, लेकिन उस पद के अनुसार आपको क्या है आपके अंदर योग्यता होना चाहिए। इसलिए बोल रहे हैं कि जो सब प्रत्येक स्थिति में क्या है आपको ये अवसर की समानता नहीं मिल सकता। मतलब क्या है, अगर आपको आपको यूपीएससी के एग्ज़ाम को देना है या यूजी नेट को एग्ज़ाम देना है, यूजी नेट के एग्ज़ाम को आपको एमए क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर आप यूपीएससी के एग्ज़ाम देंगे पर देना चाहते हैं, यूपीएससी जो लोकसभा के जो एग्ज़ाम क्वालिफाई जो कराई जाते हैं उसको अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो उसमें आपको क्या करना, मैक्सिमम आपको ग्रेजुएशन डिग्री लेना है, तब आपको क्या है समान अवसर प्राप्त होगी। डार्किन के अनुसार बोल रहे हैं कि डार्किन के अनुसार अवसर की समानता को संसाधनों की समानता के रूप में व्यक्त की गई है। जिस अनुसार से आपके अंदर रिसोर्स है, जिस आपके अनुसार आपके अंदर संसाधन, उस हिसाब से क्या है अब अवसर की समानता को लाभ उठा सकते हैं। डार्किन के अनुसार क्या है, आरंभिक स्थिति में लोगों को समान संसाधन क्या होते हैं उपलब्ध कराए जाते हैं। जैसे आरंभिक इसमें आपको किसी का पहली क्लास में, कोई बच्चा पहली क्लास में सभी को पढ़ना पड़ता है, लेकिन आगे चल के कोई सभी ग्रेजुएशन नहीं कर पाता, कोई इंटर ही पढ़ता है, कोई 10वां क्लास ही पढ़ता है, तो सभी को क्या है आरंभिक रूप में तो मिल जाता है, लेकिन आगे चल के क्या है सभी को समान अवसर प्राप्त नहीं हो पाता है। तो परंतु डार्किन बोलते हैं क्या है कि शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को अन्य लोगों से अधिक सुविधा प्रदान करने का उन्होंने समर्थन किया है। बिल्कुल सही बात है, जिसे डार्किन ने पेंशन योजना का नाम दिया। आज क्या है पेंशन योजना का आप भली भांति समझ रहे होंगे। तो समानता के ऊपर हम एक बात कर दे। देखिए आप स्कूल जा रहे हैं पढ़ने के लिए, आप कभी स्कूल गए होंगे पढ़ने के लिए, तो आप देखे होंगे सभी बच्चे क्या है, सभी बच्चे को क्या होता है कि एक ड्रेस दी जाती है, एक सिलेबस पढ़ाई जाती है, एक भाषा में पढ़ाई जाती है, सभी को एक जगह पढ़ाया जाता है। वो इसलिए कि वहाँ पर जो भी परिवार के बच्चा है तो उसमें क्या है किसी बच्चे के पेरेंट्स क्या है बहुत ही अमीर होगा तो अलग कपड़ा पहन के आएंगे, किसी पेरेंट्स ऐसा होगा कि उसको यानी अपने बच्चे को एक चप्पल पहनाने के या कपड़े सही से पहनाने का नहीं हो तो अपने बच्चा को किस प्रकार भेजेगा। इसलिए सरकार चाहती है कि सरकार अपने योजना के माध्यम से समानता लाने के लिए प्रत्येक स्कूल में जो है पोशाक दी जाती है कि वही पोशाक आपको पहन के आना जिसमें क्या है सभी में समानता आ जाए। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। तो इसमें आप इसके क्या है लाभदायक योजना आप समझ सकते हैं। जो डार्किन है इनके जो बुक है वो क्या है टॉकिंग राइट्स सीरियसली डार्किन के बुक है जो 1977 में लिखी, तथा इनकी अन्य रचना है लॉ एम्पेयर तथा सॉवरिन वर्च्यू 2000 में लिखी थी ये बुक। आगे हम बात करते हैं, जॉन रॉल्स भी अवसर की समानता के समर्थक थे। जॉन रॉल्स क्या है अवसर की समानता क्या थे, समर्थक थे। रॉल्स के अनुसार अवसर की समानता का आशय व्यक्तियों को मूलभूत प्राथमिक वस्तु को क्या हो प्राप्त कराना हो। आगे हम बात करते हैं अवसर की समानता का व्यवहारिक पक्ष के ऊपर बात करते हैं। अवसर की जो समानता होते हैं उसके क्या होते हैं व्यवहारिक पक्ष के ऊपर बात करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है ना। अवसर की जो होते हैं उनकी समानता की व्यवहारिक पक्ष है उसके ऊपर देखिए। पहले क्या है सकारात्मक क्रिया के ऊपर बात कर, अफर्मेटिव एक्शन। यह व्यवस्था अमेरिका में प्रचलित है। क्या है यह व्यवस्था, क्या अमेरिका में जो अवसर की समानता का जो सकारात्मक पक्ष है वो कहाँ प्रचलित है, अमेरिका में पक्ष है, जिसके द्वारा अश्वेतों के सामाजिक जो अश्वेत हैं जो काले हैं उनके सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक उत्थान के लिए सरकार विश्वविद्यालय द्वारा कुछ विशेष उपाय एवं प्रबंधन किया गया है। आप इसे भारत से भी जोड़ सकते हैं। भारत में देखिए आप जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है वो क्या है, या विभिन्न स्कूल कॉलेज में जो है शैक्षणिक संस्थान क्या है वहाँ पर जो पिछड़े वर्ग हैं जो पिछड़े जाति हैं उनको क्या है आरक्षण दिए गए जो वो अपने शैक्षणिक व्यवस्था को अपनी जीवन में क्या करे उत्थान कर सके। तो आप सकारात्मक क्रिया समझिए। सकारात्मक क्रिया के अंतर्गत अमेरिका में विश्वविद्यालयों में अश्वेतों जो काले हैं उनको कम अंक पर क्या है प्रवेश दी जाते हैं। आज भी आप भारत के संदर्भ में आप देखेंगे तो जो SC ST OBC से या जो EWS से संबंधित जो कैंडिडेट हैं उनको क्या है कम रैंक के कम नंबर के अनुसार ही उनको क्या है आरक्षित सीट मिल जाती है। और अश्वेतों के लिए क्या है सीट आरक्षित कर दी गई है। अब भारत में भी क्या है, अब भारत में देखिए इस बात भारत में अवसर की समानता, भारतीय संविधान में क्या अवसर की समानता को संरक्षणवाद विभेद या विधि के समक्ष समान संरक्षण की संज्ञा भी दी जाती है। इसके अंतर्गत जो पिछड़े वर्ग के लोगों को सेवाओं में क्या आरक्षण प्रदान की जाती है। मैं आपकी बहुत ही डिटेल से ये बात अभी कर लिया हूँ। यह विभेद
संरक्षणात्मक है, क्योंकि समाज के वंचित वर्गों को क्या है, संरक्षण एवं उत्थान के लिए यह विभेद बहुत ही आवश्यक है। तब आपको क्या है, समाज में समानता आ सकता है। आज क्या है, आप देखिए, जैसे आप एक समानता के ऊपर अभी बात की गई है, जैसे अभी एससी और एसटी के जो आरक्षण दी गई है, इस आरक्षण पे क्या है, आप बोला है कि इस एससी एसटी के अंतर्गत क्या है, आपको उपवर्ग बनाना है। जो अभी क्या है, सुप्रीम कोर्ट में इस पर केस चल रहा है। आपको मालूम है कि जो ओबीसी था है और ओबीसी या जो एबीसी जो है, उसके अंदर क्या है, क्रीमी लेयर बनाया गया है कि जिसके अंदर आपको आरक्षण नहीं मिला, उसको अवसर का समानता प्राप्त हो, जिससे क्या उनमें समानता है और बराबरी कर सके। तो आप इसे समझ रहे होंगे। अब हम देखें परिणामों की समानता या परिस्थितियों की समानता, क्या रिजल्ट होती है और उसकी क्या ऐसी परिस्थिति है, सिचुएशन है, सिचुएशन के अनुसार कौन सी समानता है। देखिए, परिणामों की समानता का समर्थन जो होता है वो मार्क्सवादी विचारक करते हैं। जो मार्क्सवादी जो समाजवादी विचारक है, वो क्या है, इनका समर्थन किसका, तो परिणामों की समानता के ऊपर जो है मार्क्सवादी विचारक क्या है, इसका समर्थक करते हैं। आगे हम देख लेते हैं, जो परिणामों की समानता का आज से सभी व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति को समान बना देना। जो सभी व्यक्ति जो होते हैं उनके सब आर्थिक स्थिति क्या हो, समान बना देना। आप जब आपको हम बताएंगे, यानी कि जो मार्क्सवादी जो कॉल मार्क्स है, उनके थ्योरी जो पढ़ेंगे, उनके जो थ्योरी सिद्धांत पढ़ेंगे, उनके विचार जो हम पढ़ेंगे, तो उनमें उनका सभी विचार क्या आर्थिक स्थिति पर ही रूप से है और सभी को क्या है, इस पर बताया है कि कॉल मार्क्स तो यही बोल रहे हैं कि जो परिणाम की जो समानता है वो आर्थिक रूप से सभी को व्यक्ति क्या है, समान हो। परिणामों की समानता के अंतर्गत मार्क्सवादियों ने समाज से सामाजिक एवं आर्थिक विषमता को पूर्ण रूप से समाप्त करने का नारा दिया है कि दुनिया के मजदूर क्या हो, एक हो, और जो भी संसाधन है वो मजदूरों का संसाधन है। आगे हम बात करें, पूंजीवादी व्यवस्था की समाप्ति के बाद ही वास्तविक समानता स्थापित होगी। ये कौन कह रहे हैं, तो जो परिणामों की जो समानता के समर्थक है वो कहते हैं कि जो पूंजीवादी व्यवस्था है वो समाप्त हो जाएगा, तब क्या वास्तविक समानता आएगी। ये हम आपको बताएं, ये किसका सिद्धांत है, तो मार्क्सवादी कॉल मार्क्स के ये सिद्धांत पर आधारित है। आगे हम बात करते हैं जो परिणाम की समानता है उसकी आलोचना भी की गई है। तो मिलोवन जिलास ने अपनी पुस्तक द न्यू क्लास में कहा है कि समाजवाद में समानता केवल एक दिखावा है। समाजवाद में क्या समानता क्या एक दिखावा है। वास्तविक रूप में पार्टी के मुट्ठी भर पदाधिकारियों ने व्यवस्था पर नियंत्रण कर रखा है। बिल्कुल, ये भी बात कहीं न कहीं सही। देखिए अब देखिए, अमेरिका में, रूस में क्या है, समाजवादी साम्यवादी, चीन में क्या है, साम्यवादी, लेकिन क्या वहाँ पर क्या है, आर्थिक समानता है नहीं, क्योंकि मुट्ठी भर लोगों की क्या है, अधिकार हो जाती है। आगे जेम्स बर्नहोम ने अपनी पुस्तक द मैनेजरियल रिवोल्यूशन में प्रबंधनीय क्रांति के जो पुस्तक है, इसका हिंदी प्रबंधनीय क्रांति में चर्चा किया है कि आधुनिक समाज में जो है उत्तर औद्योगिक समाज की संज्ञा दी। आधुनिक जो समाज है उसमें उसको क्या दी है, उत्तर समाज की संज्ञा। उनके अनुसार आधुनिक समाज में व्यवसायी और तकनीकी विशेषज्ञ महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करें, इसलिए न तो पूंजीपति प्रधान है न ही सरबराह वर्ग क्या है, प्रधान है। आज की मान जिसके पास तकनीक है, टेक्नोलॉजी है, जिसके पास शिक्षा है, ज्ञान है, जिसके पास व्यवसाय करने की समाज, वही समाज क्या है, आगे बढ़ रहे हैं। ये बिल्कुल सही बात है। ये कौन बोले हैं, तो जेम्स बर्मन ने कहा इस जो परिणाम की समानता के ऊपर बात। आगे हम बात करते हैं विभिन्न विचारकों के ऊपर बात करते हैं। विभिन्न विचारकों के अनुसार समानता का अर्थ क्या होते हैं, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए, शास्त्रीय उदारवादी या परंपरागत जो उदारवादी है उनके वो क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि जो समानता को वैधानिक या औपचारिक या राजनीतिक समानता के रूप में स्वीकार करते हैं। जो शास्त्रीय उदारवादी या परंपरागत उदारवादी जो समानता के समर्थक है वो कहते हैं जो समानता वैधानिक रूप या औपचारिक रूप से या राजनीतिक समानता के रूप में स्वीकार हो, वही क्या है, समानता है। मार्क्सवादी के विचार का आप समझ लें, समानता के परिणामों की ये कहते हैं कि जो आर्थिक है, जो आर्थिक समानता है उनको क्या है, बराबर होना चाहते हैं, मार्क्सवादी कहते हैं, जो राजनीतिक रूप से सही हो। आगे सकारात्मक उदारवादी या कल्याणकारी राज्य के जो समर्थक वो कहते हैं कि इनके अनुसार समानता का आशय क्या है, अवसर से समानता हो, जो भी अवसर है उसमें सभी को समान रूप से भागीदारी हो, वैधानिक, आर्थिक व राजनीतिक सभी तरह से समानता क्या है इसमें शामिल है। सकारात्मक उदारवादी समानता में या कल्याणकारी वेलफेयर स्टेट के समर्थक। समानता के समुदायवादी संकल्पना के ऊपर बात करते हैं। जो समानता कुछ क्या है उसके समुदायवादी संकल्पना के ऊपर बात करते हैं। देखिए, वालजोर क्या है, वालजार ने जटिल समानता पर विचार प्रस्तुत किया। वालजार ने क्या किया, जटिल समानता के ऊपर विचार इनके अनुसार समाज में मूलभूत वस्तुओं के वितरण भिन्न मानदंड होने चाहिए।
वाल्जर कहते हैं कि इनके अनुसार कहते हैं समाज में जो मूलभूत वस्तु है उनके जो वितरण होता है विभिन्न मानदंड जो मापदंड है उनके अनुसार होनी चाहिए। तो समानता की ये समुदायवादी संकल्पना है। आगे हम बात करते हैं प्रत्येक समाज के लिए एक समान वस्तु उपयोगी नहीं होती है। बिल्कुल सही बात है, प्रत्येक समाज में क्या होती है, एक समान वस्तु क्या प्रयोग नहीं होती है। इसका आप अपने व्यवहार अपने जीवन में आप देख सकते हैं, जिस समाज में आप जिस परिवार से आप आए हैं वहाँ उसी परिवार में आप देखते होंगे कि आपके मम्मी पापा भी, आपके मम्मी जो माँ है वो अलग सामान यूज करते हैं वस्तु, जो आपके पापा वस्तु, तो दोनों के क्या है जो समानता हम लाने चाहे दो क्या अंतर हो जाती है। तो आप परिवार में भी आप क्या है वहाँ विभेद देख सकते हैं। तो समानता क्या है, एक वस्तु उपयोग नहीं। इनके अनुसार सभी व्यक्ति को जो समान मूलभूत सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए, परंतु प्रत्येक क्षेत्र में समानता क्या है संभव नहीं हो सकती। चार्ल्स टेलर ने समुदायवादी हैं, इनके प्रसिद्ध रचना क्या है, सोर्स ऑफ द सेल्फ, सोर्स ऑफ द सेल्फ। आगे हम बात करते हैं समानता के ऊपर जो नारीवादी संकल्पना उसके ऊपर हम बात करते हैं। जो नारीवादी उदारवादी नारीवादी जो नारीवाद थे, उदारवादी नारीवादी सार्वजनिक क्षेत्र में क्या है समानता के समर्थक। ये मूलतः जो पुरुष और महिला है उनके समर्थक में क्या है कि महिलाओं को भी समान राजनीतिक अधिकार मिलना चाहिए, उनको शिक्षा अधिकार मिलना चाहिए, उनको समानता अधिकार मिलना, उनको बोलने का अधिकार मिलना चाहिए, उनके समाज में क्या उच्च पद मिलना चाहिए। तो ये नारीवादी जो संकल्पना है उसके अनुसार ये समानता के ऊपर बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं उग्र नारीवादी। क्या है उग्र जो नारीवादी है, जो महिला के लिए काम करते हैं, उनके ऊपर हम बात करते हैं। उग्र नारीवादी निजी जीवन में क्या है समानता के क्या है इक्वलिटी के क्या है समर्थक है। निजी जीवन में महिला को क्या निजी जीवन में आज अभी भी स्वतंत्रता समानता सही रूप से नहीं है, लेकिन जो उग्र नारीवादी वो चाहते हैं कि जो महिला है उनको निजी जीवन में क्या है समानता मिले। नैतिक रूप से, वैधानिक रूप से, राजनीतिक रूप से आर्थिक समानता आवश्यक है, लेकिन यह आवश्यक क्या है समानता क्या है पर्याप्त नहीं है, लेकिन उनको क्या है निजी रूप से भी समानता मिलनी चाहिए। नारीवादियों ने जो पितृसत्तात्मक सत्ता है उनका क्या किया विरोध किया, बोला कि जो मातृ सत्तात्मक सत्ता होनी चाहिए। पितृसत्तात्मक सत्ता का अभिप्राय है सार्वजनिक क्षेत्र में पुरुषों का क्या होना चाहिए, क्या है आधिपत्य है, उनका बाहुबल है। तो ये जो गाथा जो ना उग्र नारीवादी है इसलिए इनका उग्र है। जबकि निजी एवं घरेलू क्षेत्र में महिलाओं को दिया गया है, महिलाएं इसी निजी एवं घरेलू क्षेत्र में क्या है पुरुषों का अधीन भी होती है। घर में आप देखेंगे महिला घर में काम करती है लेकिन पुरुष के अंदर ही काम करती है। निजी क्षेत्र में क्या है महिला स्वतंत्र रूप से नहीं काम करते, इसलिए उनको समानता के ऊपर बात है। नारीवादी कहते इस सब के क्षेत्र में हमको क्या है महिला को अधिकार मिलना चाहिए। महिलाओं के सामने नाम न होने की समस्या या पहचान का संकट। आप देखिए आप जिस समाज से आ रहे हैं उस समाज में आप जाएंगे तो कोई महिला कुमारी लड़की की शादी, लड़की जो शादी हो गई, जो मायके से जो अपने ससुराल आते हैं तो उनको उसके गांव के नाम से उसे पुकारा जाता है। कोई भी गांव आप अपने संज्ञान में उस गांव का नाम लेना, कोई भी महिला है या कोई लड़की है तो लड़की जब ससुराल में आ जाए तो लड़की का अपने नाम से नहीं पुकारी जाती है। आप इस शहर में तो आप जाएंगे, मेट्रोपोलिस शहर में जाएंगे तो इस बात तो आप तो नाम ली जाती है पति द्वारा, उनके परिवार के द्वारा, लेकिन अभी भी आप समाज के अंदर आप गांव घर में शहरी ग्रामीण क्षेत्र में जो आप आएंगे तो वहाँ भी महिला को क्या है उसके गांव के नाम किससे न गांव के उसे संबोधन की जाती है और पुकारी जाती है। अब लोकल भाषा में प्रयोग होता है। आप अगर वहाँ से उस ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग कर रहे होंगे तो ये सब बात आप भली भांति जानते होंगे। आइए हम बात करते हैं घरेलू जो श्रम होता है उनका कोई मूल्य नहीं होता है। इससे पहले मैं आपको इसी वीडियो में आप चर्चा कर चुका, जो मानुषी छिल्लर है उन्होंने जो विश्व सुंदरी की खिताब जीती है, उन्होंने क्या किया जो घरेलू श्रमिक है उसके अनुसार ही अपनी माँ को बोली थी कि उनको सब ज़्यादा श्रम मिलना चाहिए। जो सेक्स जीवन है, जो सेक्स जैविक है संकल्पना है वो जेंडर सांस्कृतिक जो क्या है पुरुष प्रधानती है। सांस्कृतिक संकल्पना परिधान, बड़े बाल का निर्धारण, समाजों में क्या है लड़की को बड़े बाल रखना ही है। जो परिधान है, कपड़ा है, संस्कृति है, किस प्रकार वो पितृसत्तात्मक जो लागू कर देते उसी प्रकार क्या होती है महिला को धारण करती पति। इसलिए क्या है इस बात के लिए उग्र है नारीवादी कि इस सब क्षेत्र में महिला को अधिकार मिलना चाहिए, जिसका क्या है अभी प्रभाव मिल रहा है। आप देखते होंगे कि अभी लड़की क्या है क्रिकेट खेल रही है, फुटबॉल खेल रही है, अपनी बाल को छोटा कर रही है, शिक्षा ग्रहण कर रही है, हर एक क्षेत्र में आप क्या है लड़की को समानता मिल रही है, लेकिन अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में इस पर अभाव है, जो धीरे धीरे इस पर काम होंगे। तो असमानता का आशय यह नहीं कि नारी को पुरुषों को क्या हो समान बना दिया है, बल्कि नारीवादी जो मूल्य हैं उन पर क्या है उनको उचित स्थान दी जानी चाहिए। जो अधिकार है जो प्राकृतिक अधिकार आप अवतारी रूप से उनको शोषण करेंगे तो वो अधिकार नहीं होना चाहिए। आगे हम पुरुषों की बहादुरी और साहस को प्रभावी बनाकर प्रस्तुत किया गया है। आगे हम बात करते हैं कैरोल पेटमैन, ठीक है ना, ये बहुत ही बड़ा क्या है कि
समर्थक हैं आपके बाद। महिलाओं को पितृसत्तात्मक सत्ता द्वारा निजी क्षेत्र के तहत रखा गया। महिला जो पैरोल पैटमैन के अनुसार कहते हैं कि जो महिला है उनको पितृसत्तात्मक जो है उनके तहत क्या किया गया, निजी क्षेत्र के रख लिया गया। वो महिला क्या है, घर में खाना बनाएगी, महिला घर में ही रहेगी, महिला क्या है, उपभोग की चीज़ है, इस प्रकार से बात की गई है। तो ये बोलते हैं कि जो पितृसत्तात्मक ये महिला के लिए बहुत ही खतरनाक है। कल्याणकारी जो वेलफेयर स्टेट है वो पितृसत्तात्मक राज की संज्ञा दी है। इन्होंने बोलते हैं जो कैरोल पेट्रोल के अनुसार बोलते हैं कि जो कल्याणकारी राज वो पितृसत्तात्मक ही एक संज्ञा उन्होंने दी। महिलाएं अभी भी क्या है, प्राकृतिक अवस्था में सामाजिक समझौते में शामिल नहीं थी। महिला अभी भी क्या है, प्राकृतिक अवस्था में है, क्योंकि उनको सामाजिक समझौता तक क्या उनको अधिकार सही रूप से नहीं मिले। कानूनी रूप से उनको अभी अधिकार मिल गया, लेकिन जो आप ग्रामीण क्षेत्र में अभी जाएंगे तो उसको सामाजिक रूप से क्या है, उनको अधिकार वो नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि उनको कानून तक उनको जो अधिकार दी गई है, इसलिए क्या है उनको समानता की बात की जाती है। कैरोल पैटमैन के अनुसार जो उनकी बुक है फेमिनिस्ट क्रिटिक्स ऑफ द पब्लिक प्राइवेट डिचोटोमी जो बुक है उनकी बुक है, आप ये बुक को याद कर लेंगे। आगे हम बात करते हैं बेट्टी फ्रीडमैन। जो देखिए बेट्टी फ्रीडन जो बात करते हैं, महिला मुक्ति की जन्मदाता है ये बेट्टी फ्रीडमैन। क्या है बेट्टी फ्रीडन क्या है, महिला मुक्ति के जन्मदाता। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम देने जाएंगे तो यहाँ से आपको सवाल आएगा। द्वितीय चरण में नारीवादी आंदोलन के हम ये क्या है, समर्थक आधार। इनकी रचनाओं के नाम है फेमिनिस्ट मिस्टिक और द सेकेंड स्टेट। अब मुख्य समस्या नाम न होने की समस्या महिला के समक्ष विद्यमान है। जो महिला है उनको क्या है, मुख्य समस्या उनके सामने विद्यमान नहीं है, इसलिए महिला क्या है, महिला के लिए समस्या विद्यमान है। केट मिलेट के अनुसार नारीवादी राजनीति दिन प्रतिदिन की राजनीति है। नारीवादी जो राजनीति है वो क्या है, दिन प्रतिदिन की राजधानी है। मतलब ये केट मिलेट यह कहना चाहता है कि जो नारी के लेकर जो राजनीति हो रहा है वो सदियों से हो रहा है। आप रामायण देखें, महाभारत देखें, या जो भी कालखंड आप देखें, जहाँ भी देखें वहाँ क्या है, महिला के लिए ही राजनीति होते हैं। ये केट का एक बुक है द सेक्सुअल पॉलिटिक्स। इनकी क्या है, प्रसिद्ध रचना है, प्रसिद्ध रचना है। आप ये जर्मिन गिरीर की प्रसिद्ध रचना के ऊपर हम बात करें, सेक्स एंड डेजिनिटी के ऊपर बुक लिखे हैं। द फीमेल इनच बुक है इनका। आगे बात करते हैं साइमन द बुआ। देखिए बहुत ही फेमिनिस्ट हैं, बहुत ही नारीवादी समर्थक है साइमन द बुआ। आप जब MA पॉलिटिकल साइंस या ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस या मास्टर डिग्री लेंगे तो वहाँ पर आपको सब जब पॉलिटिकल थ्योरी आप पढ़ेंगे तो वहाँ साइमन द बुआ आपके संबंधित आपको बहुत बड़ा सिद्धांत आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़े होंगे। आई होप, मैं आशा कर सकता हूँ साइमन दी बुआ की जब हम पॉलिटिकल थ्योरी जो पढ़ेंगे वहाँ पर होगा। ये बहुत बड़ी नारीवादी है, नारी के अधिकार के लिए उन्होंने अपनी बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ दिए थे, रिवोल्यूशन किए थे। तो साइमन द बुआ का प्रसिद्ध कथन है, महिलाएं पैदा नहीं होती बल्कि बनाई जाती है। महिला क्या होती है, पैदा नहीं होती बल्कि बनाई जाती है। इनका प्रसिद्ध कथन है व्यक्तिगत ही राजनीतिक है, व्यक्तिगत ही राजनीतिक है। व्यक्तिगत ही राजनीति का महिला क्या है, घर में रहती है, जो पुरुष पर क्या आधिपत्य करते हैं। द सेकेंड सेक्स इनका एक क्या है, प्रसिद्ध रचना है द सेकेंड सेक्स। मतलब महिला जो है द्वितीय दर्जम के क्या है, पुरुष महिला क्या है, मनुष्य है, व्यक्ति है, इसलिए इनको बोला द सेकेंड सेक्स। मतलब पुरुष प्रथम आ गया और महिला जो है सेकेंड स्थान पर, इसलिए इनका प्रसिद्ध है द सेकेंड सेक्स। द पर्सनल इज द पॉलिटिकल। इनकी रचना दो बुक आप याद करेंगे। वर्जिनिया वुल्फ, महिलाओं होने के नाते मेरा कोई देश नहीं है। वर्जिनिया वुल्फ कहते हैं कि जो मैं महिला हूँ इसलिए मेरा कोई देश नहीं है। मतलब आप महिला का शादी हो तब एक जगह से दो अपने ससुराल चली जाए, इसलिए इस पर है अपनी सिद्धांत है। जब वर्जिनिया वुल्फ के सिद्धांत के बारे में बात करेंगे तो बहुत सारा चर्चा होगा। हम आपकी समानता के ऊपर बात कर रहे हैं, समानता के अंदर जो विभिन्न विचारकों ने अपनी अपनी बात जो रखी है उसके ऊपर बात करते हैं। वर्जिनिया वुल्फ क्या कहते हैं, जो महिला हम हैं इसलिए मेरा कोई देश नहीं है। अ रूम ऑफ वंस ऑन इनका प्रसिद्ध रचना है, और रूम ऑफ वंस ऑन इनकी प्रमुख रचना है। मारिस योसा डल्ला कोस्टा इटली से महिलाओं को उनके घरेलू कार्यों के लिए क्या है, वेतन प्रदान करना चाहिए। ठीक है ना, ये इटली के थे। तो बोलते हैं कि जो महिला जो घरेलू घर में काम करती है उनको क्या होना चाहिए, वेतन प्राप्त होना चाहिए। कैरोल गिलिन के ऊपर बात करते हैं। इनकी रचना द इन अ डिफरेंट वॉइस। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से लड़कियों का लगाव माँ से होता है, जबकि पुरुष अपनी पहचान स्वतंत्र रूप से बनाना चाहता है। वो कहते हैं कि कैरोल गिलगिन कहते हैं कि जो महिला होती है वो
अपने माँ से क्या है मनोवैज्ञानिक रूप से वो जुड़ी रहते हैं, पुरुष क्या है स्वतंत्र रूप से रहते हैं। आप इसे अपने व्यवहारिक रूप में लागू कर सकते हैं। इन्होंने देखभाल की नैतिकता, एथिक्स ऑफ केयर का विचार प्रस्तुत किया। जो रॉल्स की न्याय की सिद्धांता नैतिकता उसे क्या है अलग है। एल एस्टिन की ऊपर बात करते हैं। एल एस्टिन के ऊपर इनकी रचना पब्लिक मैन प्राइवेट वुमेन है। पब्लिक मैन जो है वो प्राइवेट वुमेन की इनकी रचना है, जो बात करते हैं महिलाओं के पास केवल घरेलू कार्य है, शोषण का कारण सेक्स नहीं बल्कि जेंडर है। क्या बोल रहे हैं ये कि शोषण का कारण सेक्स नहीं जेंडर है, मतलब जो सेक्स नहीं क्या है जेंडर है। मतलब कहने का मतलब है जो शोषण महिलाओं के साथ जो शोषण होता है वो इस पर नहीं होता है बल्कि जेंडर है, उनके जो रूप है देखने स्ट्रक्चर जो है उनके ऊपर बात हो रही है। आयरिस मेरियम यंग ने कहते हैं जस्टिस एंड द पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस, इनका बुक है नामक प्रसिद्ध पुस्तक। इनकी अन्य रचना है इंक्लूजन एंड डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी के तहत क्या है महिलाओं को समानता मिलना चाहिए, एवं वन ऑन फीमेल बॉडी एक्सपीरियंस, जो महिला की जो रचना होती है, जो स्ट्रक्चर होती है, स्वरूप देखने होते हैं, उसके अनुसार उन पर क्या अपनी बुक लिखी है। तो आई होप आप इसे समझ रहे होंगे। अब हम आगे बात करते हैं कोहेन ने अपनी पुस्तक में लिखी है, इन्होंने रॉल्स न्याय सिद्धांत की आलोचना की। जो कोहेन है वो क्या है रॉल्स के न्याय सिद्धांत की आलोचना करती है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक जस्टिस, जेंडर एंड द फैमिली इनकी रचना है। ये सब फैमिली से फेमिनिस्ट है, नारीवादी है, महिलावादी है, इनकी बात है। अब हम क्या बात करें बहुल संस्कृतिवादी समानता की संकल्पना के ऊपर बात करते हैं। जो बहुलवादी संस्कृतिवादी जो समानता है ऊपर बात करते हैं, यानी कि मल्टीपल जो कल्चरल है उसके ऊपर हम बात करते हैं। भीखू पारिक एवं बिकलिका इनके अनुसार क्या है कि मान्यता जो है वो अलग है। भीखू पारिक एवं किमलिका इनके मान्यताकार हैं। भीखू पारिक एवं मान्यता क्या है इनकी, क्या है कि बहुत संस्कृतिवादी के समर्थक है। विषमता केवल आर्थिक नहीं होती है, विषमता क्या है केवल आर्थिक नहीं होते बल्कि सांस्कृतिक भी होते हैं। वो भीखू पारिक और किमलिका कहते हैं कि विषमता क्या है आर्थिक नहीं होता बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी होती है। आप अपने जिस समाज से आप आ रहे हैं उस समाज में आप इसको आप देखते होंगे। समूह विशेष के अधिकारों की मांग होती है। समूह जो होती है समूह विशेष के अधिकारों की मांग करते, समूह क्या है विशेष अधिकारों की मांग करती है। पहचान जो है वो राजनीति का समर्थन करते हैं। जो पहचान है किसी को पहचान बनाना है तो क्या है वो राजनीतिक समर्थन करते हैं। किमलिका के अनुसार जो विभेदीकृत नागरिकता होता है वो प्रत्येक समूह के विभिन्न विशिष्ट आवश्यकता एवं लक्षण होते हैं। विशिष्ट यानी जो विभेदीकरण जो विभेद होते हैं नागरिकता के अंदर वो समूह के क्या होता है विभिन्न लक्षण होते हैं या लक्ष्य होते हैं। आगे हम बात करते हैं अल्पसंख्यकों को समाज में आत्मसम्मान प्राप्त होना चाहिए, इसके ऊपर बात करते हैं। किमलिका के अनुसार अल्पसंख्यकों की सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने पर क्या हो विशेष बल दिया जाना चाहिए। मेरियम यंग के अनुसार विभेद की राजनीति क्या होती है, विभेद की राजनीति पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस केवल लोगों को अधिकार प्रदान कराने से नहीं होना चाहिए बल्कि उनके प्रति व्यापक पूर्वाग्रह और विभेद को समाप्त करने भी हो। वही है घिसा पिटा जो सवाल है, गाथा जो है वो समानता संबंधी जो बात मैं आपको अभी तक चर्चा किया वही बात सब है जो बहुल संस्कृतिवादी समानता के ऊपर आ जाती है। समानता क्या है ब्रिटिश और अमेरिकी समाज में एशियाई मूल्यों को हेड दृष्टि से देखा। जो सामान्यतः क्या है समानता का अगर पक्ष आप जो पहले ही देखा जाता है जो ब्रिटेन है और जो अमेरिका है वहाँ पर क्या है कि जो बहुत सारा असमानता की बात और जो एशियाई मूल के व्यक्ति जो वहाँ रहते हैं उनको क्या है हेड दृष्टि देखा जाए नीच देखी जाती है। तो आगे हम बात करते हैं समानता के विरोधी विचारक के ऊपर बात करते हैं। जो समानता के विरोधी विचारक हैं उनके ऊपर बात करते हैं। जो देखिए समानता के जो विरोधी विचारक है वो अरस्तु ने क्या किया है समानता के विरोधी विचारक थे। इन्होंने क्या बोला कि जो प्राकृतिक है अरस्तु ने कहा समानता को प्राकृतिक माना और समानता क्या है अरस्तु ने प्राकृतिक माना। लॉर्ड एक्टन के अनुसार समानता की आशा जो स्वतंत्रता को निष्फल बनाना। लॉर्ड एक्टन कहते हैं कि जो समानता अगर सभी को बराबर हो जाता है तो जो स्वतंत्रता है वो क्या है निष्फल हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं टॉकविले के अनुसार कहते हैं कि समानता का आशय बहुमत की निरंकुशता है। अगर हम समानता किसी को दे देते हैं तो क्या जो बहुमत दल है ठीक है वो क्या निरंकुश हो जाएंगे, मतलब वो जो चाहेंगे वो कर लेंगे। प्लेटो, मोस्का, मिशेल जैसे अभिजनवादियों ने क्या कहा है समानता का प्रबल विरोध किया है। प्लेटो, मोस्का एवं मिशेल जो है वो क्या है कि अभिजनवादियों क्या है समानता के बहुत बड़ा क्या है ये विरोधक थे। समकालीन विचारक
क्रिस्टोल बेल ने क्या है कि योग्यता आधारित संकल्पना का समर्थन किया, जिसके अनुसार वर्तमान समाज में भी विषमता व्याप्त है। आज भी समाज में क्या है, आज वर्तमान जो मॉडर्न ये एरा है वहाँ भी समाज में क्या है, विषमता है ही, लेकिन यह विषमता योग्यता, कौशल और उपलब्धि के आधार पर। आज कोई किसी जिसके अनुसार कोई डॉक्टर बनना चाहे तो डॉक्टर अपने ज्ञान के अनुसार बन सकता है, कोई इंजीनियर है, कोई लेबर मजदूरी का काम करे, तो ये क्या है, अपने कौशल के अनुसार क्या है, आज समाज में डिफरेंट आ गई है, विषमता की। लेकिन विषमता का रूप वही अलग चेंज हो गई, रूप क्या है, चेंज हो गई है। अब माइकल यंग ने अपनी पुस्तक द राइज ऑफ द मेरिटोक्रेसी में योग्यता तंत्र की आलोचना की तथा योग्यता आधारित संकल्पना के संदर्भ में बात की। आगे हम इसी के संदर्भ में बात करते हैं। जो माइकल यंग ने की अपनी पुस्तक में जो बात की है वो क्या कहते हैं कि जो आलोचना करते हैं वो बोलते हैं कि जो योग्यता है आधारित संकल्पना है, यानी कि मेरिटोक्रेसी जो है वो उसकी आलोचना करते, वो बोलते हैं क्या है कि योग्यता तंत्र संबंधित है। मतलब क्या है कि समाज में जो विषमता है वो विषमता तो हमेशा है, सब दिन से ही है, लेकिन विषमता के क्या है कि जो स्वरूप है, स्ट्रक्चर है, वो बदल रही है। तो इस पर आपको हमेशा बहस होता ही रहेगा। उदारवादी कभी भी परिणामों की समानता की बात नहीं करते। जो उदारवादी है वो परिणामों की जो समानता है उनके ऊपर बात नहीं करते। मैं आपसे इससे शुरू में फर्स्ट ही मैं आपके साथ चर्चा कर चुका हूँ। जो उदारवादी है वो परिणामवादी के ऊपर परिणाम के ऊपर बात नहीं करता, लेकिन जो मार्क्सवादी, जो समाजवादी है वो कहते हैं परिणाम। आप सीधे सैद्धांतिक रूप से किताबों में आप लिखकर सभी को समानता नहीं दे सकते। व्यवहार में जो समानता है उस समानता के ऊपर आपको बात करना है। सभी को आर्थिक रूप से, ठीक है, शिक्षा के रूप से अधिकार मिलना चाहिए, राजनीतिक अधिकार मिलना चाहिए, तब आपको क्या होगा, समानता का अधिकार समान होगा। आई होप आप इस वीडियो एपिसोड में पूरे समानता संबंधित मैंने पूरा विचार को आपको पूरा विस्तृत रूप से चर्चा कर चुका हूं। अगर इसमें आपको कोई समस्या हो, वहाँ कोई अगर विषय वस्तु आप नहीं समझ रहे होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके आप समानता से विषय से कोई भी टॉपिक पर आप चर्चा कर सकते हैं। इसमें आपको विभिन्न एग्ज़ाम के माध्यम से आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। जो क्लास 9, 10, 11, 12 में पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, ठीक है ना, उनको तो फ़ायदा पहुंचने वाले समानता विषय, क्योंकि विस्तृत रूप से उनको जानने मिलेगा। जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस से, जो MA कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस से, राजनीति विज्ञान से, राजनीतिक शास्त्र से, उनको फ़ायदा होने वाला। जो UGC नेट के एग्ज़ाम दे रहे हैं पॉलिटिकल साइंस से, जो पेपर UGC नेट पेपर 2 के माध्यम से जो एग्ज़ाम होता है राजनीति विज्ञान के, उनको फ़ायदा होने वाला, बहुत ही लाभ होगा, क्योंकि उसी पर मैं विशेष रूप से जोर दे के बनाया। और जो पॉलिटिकल साइंस से ऑप्शनल विषय, ऐच्छिक विषय रख कर UPSC एग्ज़ाम देना चाहते हैं, मेंस एग्ज़ाम देना चाहते, मेंस एग्ज़ाम लिखना चाहते हैं पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल लेके, उनको क्या है, जो पेपर 1 पॉलिटिकल साइंस के जो पेपर 1 और 2 होते हैं, उनसे पेपर 1 में जो थ्योरिकल पेपर जो होती है, जो सैद्धांतिक पेपर जो होते हैं सैद्धांतिक रूप से, उनमें क्या है, बहुत ही फ़ायदा पहुंचने वाला, लाभ होने वाला है। और मैं आपके वादा करता हूं कि जो UPSC के द्वारा जो मेंस में एग्ज़ाम पूछी जाते हैं पॉलिटिकल साइंस समय, उस एक जो प्रीवियस यानी पीछे जो मेंस के द्वारा जो प्रश्न पूछ किया, उस प्रश्न को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। उससे पहले एक और है कि जो मैं आपसे कभी चर्चा कर चुका हूं कि जो UPSC से संबंधित और जो विभिन्न स्टेट PSC से जो पॉलिटिकल साइंस संबंधित जो सिलेबस है, उस सिलेबस को मैं आपके साथ चर्चा करूँगा। मैं आप UGC नेट के लिए जो पॉलिटिकल साइंस संबंधित जो सिलेबस है उसका चर्चा कर चुका हूँ। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इसी के साथ आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे, शेयर करें। और साथ ही अगर आपको इस वीडियो का आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल बातें ज़रा हटके से ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको WhatsApp ग्रुप ज्वाइन करना हो बातें ज़रा हटके, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने नंबर सेंड कर देंगे, वहाँ से आपको WhatsApp ग्रुप में ज्वाइन कर दी जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच।